नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 5% पंजीकृत मतदाताओं ने मत नहीं किया। 10% मत या तो अवैध पाए गए या नोटा के थे। विजयी उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किया एवं 17,271 मतों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 100 है। हमने मान लिया कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 100 है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 5% लोग जो है वो अपना मत नहीं डाल रहे हैं, यानी 100 का 5% लोग अगर मत नहीं डालेंगे तो 100 का 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। यानी 100 में से 5 लोग जो है वो मत नहीं डाल रहे हैं, यानी कितना लोग मत डाल रहे होंगे? 95 लोग। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि जितना मत डाला गया उसमें से 10% मत या तो अवैध पाए गए या नोटा के थे। तो देखिए हम 95 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 9.5, यानी 95 में से 9.5 मत जो है वो अवैध है, यानी वैध मत कितना हो जाएगा? हम 95 में से माइनस करेंगे 9.5, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 85.5, यानी 85.5 मत जो है वो वैध है। 85.5 मत जो है वो वैध है। अब देखिए जितना वैध मत है उसमें से एक उम्मीदवार को जो है 60% मत मिल रहे हैं, यानी 85.5 का एक उम्मीदवार को जो है 60% मत मिल रहा है। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? दूसरे को कितना मिल जाएगा? 40%। अब देखिए जिसे 60% मत मिल रहा है वो 40% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से कितना प्रतिशत मत से जीत जाएगा? 20% मत से जीत जाएगा। 20% मत से जीत जाएगा। अब देखिए हम 85.5 का 20% निकालेंगे। 85.5 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 20 से जाएगा 5 बार में। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से चला जाएगा 17.1 बार में, यानी जीतने वाला उम्मीदवार, यानी जिसे 60% मत मिल रहा है वह 17.1 यूनिट मत से जीत जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 17,271 मत से जीत रहा है, यानी 17.1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है 17,271 दिया है। 17,271 दिया है। अब देखिए हमें 17.1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम इसे 171 से काटेंगे तो ये जाएगा एक बार में 0, एक बार में, और हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां हमारा एक 0 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 1010। तो हमसे पूछ रहे हैं कुल मतदाताओं की संख्या। तो देखिए हमने क्या मान के रखा है? 100। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1,01,000। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,01,000, यानी कुल मतदाताओं का संख्या क्या निकल के आ गया? 1,01,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? हमें क्या निकालना? प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल को बेच रहा है। कितना हानि पर बेच रहा है? 12.5% की हानि पर माल को बेच रहा है। तो देखिए 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि 36 ग्राम वजन के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग कर रहे हैं, यानी यहां जो है उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहां प्रॉफिट हो जाएगा 8 ग्राम का। कितने पर? 8 ग्राम का कितने पर? 28 ग्राम पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2/7। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। अब देखिए यहां से
यहां से वस्तु का सीपी अगर 8 यूनिट होगा तो 8 पे अगर 1 के हानि पे बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है सीपी अगर 7 यूनिट होगा, यहां सीपी 7 यूनिट होगा तो 7 पर अगर 2 के लाभ पे बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। अब देखिए यहां से जो हमारा कटने वाला होगा हम उसे काट लेंगे। यहां से हमारा निकल के आ गया कि सीपी अगर 8 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 9 यूनिट। सीपी अगर 8 यूनिट होगा, सीपी अगर 8 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 9 यूनिट होगा। यानी यहां जो है प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, यहां प्रॉफिट हो जाएगा 1 का, कितने पर, 8 पर। अब देखिए 1/8 ये किसका फ्रैक्शन है, 12.5 का। यानी यहां जो है प्रॉफिट हो जाएगा 12.5% का, 12.5% का उसे फाइनली जो है प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 12.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया। हमसे पूछ क्या रहा है कि एमपी जो है सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 20, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का, यानी 100 माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120, और हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80। अब देखिए यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा। हम इसे अगर 4 से काटेंगे, यानी हम इसे अगर 40 से काट लें तो ये 40 से जाएगा 3 बार में और ये 40 से जाएगा 2 बार में। यानी यहां से हमारा एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3/2 निकल के आ गया। यानी उस वस्तु का सीपी अगर 2 यूनिट होगा तो एमपी कितना होगा, 3 यूनिट। यानी एमपी जो है सीपी से कितना ज्यादा है, एमपी जो है सीपी से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे, सीपी से। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत में निकल के आ जाएगा कि एमपी जो है सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए 2 से 100 कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, 50%। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, 50%। यानी एमपी जो है सीपी से 50% ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल और एसआई का हमें रेशियो दिया है। प्रिंसिपल और एसआई का हमें रेशियो क्या दिया है, 10:3 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10 है। हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10 है, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 3। और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 5 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले एसआई को हम प्रतिशत में निकाल लेंगे। हम सबसे पहले एसआई को हम प्रतिशत में निकाल लेंगे। अब देखिए एसआई कितना मिल रहा है, 3 का, कितने पर, 10 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा एसआई प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30%। ये हमारा कितना हो जाएगा, 30%। अब देखिए 5 वर्ष में टोटल जो है 30% का ब्याज मिल रहा है। 5 वर्ष में टोटल जो है 30% का ब्याज मिल रहा है। तो देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का x% मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें x% ही मिलेगा। तो देखिए 5 वर्ष में टोटल 30% मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में 6% मिलेगा। यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया, 6% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 5,000 रुपये का धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 5,000 रुपया दिया।
और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है, हमें टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का हमें टाइम दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% वार्षिक दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं CI माइनस SI पूछ रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहे हैं, CI माइनस SI पूछ रहे हैं। तो देखिए जब 2 वर्ष का हम 5% के दर से साधारण ब्याज काउंट करेंगे, जब हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, पहले साल जो है हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो 5% के दर से 2 वर्ष में हमें टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 10% का ब्याज मिल जाएगा। 2 वर्ष में हमें टोटल 10% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। यानी यहां से हमारा टोटल जो है CI क्या निकल के आ जाएगा, टोटल CI निकल के आ जाएगा 10.25%। तो देखिए हम यहां से अगर CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहां से CI माइनस SI निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, CI माइनस SI हमारा यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 0.25%। यानी CI माइनस SI जो होगा वो प्रिंसिपल का 0.25% होगा, और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो हम यहां से CI माइनस SI निकाल सकते हैं। हम अगर 5000 का 0.25% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हम यहां अगर गुना करेंगे 50 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12.5 रुपया। यानी यहां से हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, 12.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, वे मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर B कार्य छोड़ देता है, कितने दिनों में A अकेले शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का LCM निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 35 दिन, और दूसरा समय क्या दिया, 15 दिन। तो हम सबसे पहले 35 और 15 का हम LCM निकालेंगे। हम सबसे पहले 35 और 15 का LCM निकालेंगे। तो देखिए 35 और 15 का LCM निकालेंगे तो LCM क्या निकल के आ जाएगा, 105 निकल के आ जाएगा। हम टोटल काम को मान लेंगे 105 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 105 यूनिट। अब देखिए इस 105 यूनिट काम को जब A करें, इस 105 यूनिट काम को जब A करें तो कितना समय लग रहा है, 35 दिन का समय लग रहा है। और इस 105 यूनिट काम को जब B कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए A जो है 35 दिन में 105 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए B जो है 15 दिन में 105 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 7 यूनिट। अब देखिए दोनों का हमें इफिशियंसी पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि वे मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। यानी A प्लस बी अगर 8 दिन काम करेंगे, A प्लस बी 8 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, A जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और B एक दिन में 7 यूनिट। यानी दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। तो 8 दिन में कितना काम हो पाएगा, 8 दिन में कितना काम हो पाएगा, 80 काम हो पाएगा। अब देखिए हमें टोटल काम कितना कराना था, हमें टोटल काम कराना था 105 यूनिट, जिसमें से 80 यूनिट काम हो गया। यानी शेष जो है काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, शेष काम निकालने के लिए हम 105 में से माइनस करेंगे 80, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 यूनिट। यानी शेष काम कितना बच गया, 25 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि शेष काम के 60% काम को A जो है अकेला कितना समय में करेगा। तो देखिए हम इस 25 का 60% निकालेंगे, 25 का अगर 60% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से 60 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15 यूनिट। यानी 15 यूनिट काम करने में A को जो है कितना समय लगेगा, 15 यूनिट काम करने में A को जो है कितना समय लगेगा। A जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 15 यूनिट काम करेगा 3 यूनिट इफिशियंसी के साथ, यानी कितना समय लग जाएगा, 5 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया
कि शेष काम के 60% काम को ए जो है 5 दिन में पूरा कर लेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 5 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक नल एक टंकी को 5 से 1/2 घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 से 1/4 घंटा लग गए। अकेला रिसाव से कितने समय में टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया हुआ है 5 से 1/2 घंटा। तो देखिए 5 से 1/2 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11/2 घंटा। अब देखिए दूसरा समय हमें क्या दिया, दूसरा समय हमें दिया हुआ है 8 से 1/4 घंटा। तो 8 से 1/4 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33/4 घंटा। अब देखिए हम इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकालते हैं तो फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो अंश का हम एलसीएम निकालते हैं और हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 11 और 33 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद हर में क्या है, हर में यहाँ है 2 और यहाँ क्या है 4 है। तो हम 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 और 4 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 33/2 निकल के आ गया। तो हम टंकी की धारिता मान लेते हैं, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 33/2 यूनिट। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 33/2 यूनिट। तो देखिए पहले जो है समय कितना लग रहा था, पहले समय लग रहा था 11/2 घंटा का। बाद में समय कितना लग रहा है, बाद में समय लग रहा है 33/4 घंटा का। तो देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए 11/2 घंटा में 33/2 यूनिट पानी भर रहा है, यानी यहां से इफिशियंसी क्या हो जाएगा, यहां से इफिशियंसी हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए यहां जो है 33/4 घंटा में पानी कितना भर रहा है, 33/4 घंटा में पानी भर रहा है 33/2 यूनिट, यानी यहां से इफिशियंसी क्या हो जाएगा, यहां से इफिशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए यहां जो है अकेले नल काम कर रहा था और यहां जो है नल के साथ रिसाव काम कर रहा है। तो देखिए नल अकेले जो है 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है, लेकिन जब नल के साथ रिसाव काम कर रहा है तो 1 घंटे में 2 यूनिट ही पानी भर पा रहा है, जबकि नल जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। अब देखिए रिसाव का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टंकी का 30% हिस्सा रिसाव से खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमने टंकी की धारिता क्या मान के रखा है, हमने टंकी की धारिता मान के रखा है 33/2 यूनिट। अब देखिए 33/2 यूनिट का अगर हम 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे तो यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम 33 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 99। हम 2 से 10 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 20, यानी 99/20 यूनिट पानी हमें खाली करना है। 99/20 यूनिट पानी हमें खाली करना है रिसाव द्वारा, और रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है, यानी इतना पानी खाली करने में रिसाव को कितना समय लग जाएगा, 99/20 घंटा का समय लग जाएगा। 99/20 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि रिसाव जो है टंकी का 30% खाली करने में 99/20 घंटा का समय लेगा। हमारा आंसर निकल के आ गया 99/20 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना मीटर पर सेकंड में करें। हमें क्या निकालना है, दोनों के चाल का अंतर निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए राम की चाल हमें क्वेश्चन में क्या दिया, राम की चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा, और श्याम का चाल हमें क्वेश्चन में क्या दिया, श्याम का हमें चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए दोनों के चाल में अंतर कितना है, दोनों के चाल में 18 किलोमीटर पर घंटा का अंतर है, लेकिन हमसे जो अंतर पूछ रहा है वो मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो देखिए इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 18 से 18 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों के चाल का हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 19 किलोमीटर पर घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 23 किलोमीटर पर घंटा हो तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा।
तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करता है चोर भी भागने लगता है। तो देखिए जितना समय के लिए चोर आगे की तरफ भागा होगा उतना ही समय में पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ा होगा, यानी दोनों का समय क्या है, बराबर है। देखिए दोनों का समय बराबर है और हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो जो हमारा दोनों का स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए चोर का स्पीड क्या दिया, 19 किलोमीटर पर घंटा, और पुलिसकर्मी का स्पीड क्या दिया, 23 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां से स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 19:23 हो जाएगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है, यानी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 19:23। यानी पकड़े जाने तक चोर जो है अगर 19 यूनिट भागा होगा तो पुलिसकर्मी को कितना भागना पड़ा होगा, 23 यूनिट। अब देखिए यहां पुलिसकर्मी को 4 यूनिट ज्यादा क्यों भागना पड़ रहा है, यहां पुलिसकर्मी को 4 यूनिट ज्यादा क्यों भागना पड़ रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि चोर जो है पुलिसकर्मी से 480 मीटर आगे खड़ा है। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 480 मीटर दिया है। तो देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है कि पकड़े जाने तक चोर जो है कितना दूरी तक भाग चुका होगा। तो देखिए चोर जो है कितना भाग रहा है, 19 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 19 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 19 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, 38 के 8 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, यानी 2280 मीटर तक भाग चुका होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2280 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव द्वारा 80 किलोमीटर धारा की दिशा और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नाव का स्पीड क्या दिया, हमें नाव का स्पीड दिया है 19 किलोमीटर पर घंटा, और हमें धारा का स्पीड क्या दिया, हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, उस केस में स्पीड हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में नाव कितना दूर जा रही है, 80 किलोमीटर, यानी समय कितना लग जाएगा। अगर हमें दूरी पता है और स्पीड पता है तो हम समय निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे, यानी यहां से हमारा समय हो जाएगा 80/22 घंटा। ये हमारा समय क्या हो जाएगा, 80/22 घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में कितना जा रही है, 24 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा रही है, तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा। हमें जो है डिस्टेंस पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम समय निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे, तो यहां से हमारा समय हो जाएगा 24/16 घंटा। अब देखिए यहां से अगर हम इसे 2 से काट ले तो ये 2 से जाएगा 40 बार में, और ये 2 से जाएगा 11 बार में, ये हमारा हो जाएगा 40/11 घंटा प्लस का। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काट ले तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से चला जाएगा 3 बार में, और ये 8 से जाएगा 2 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा 3/2 घंटा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 22। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80, और ये हमारा हो जाएगा 33। 80 में अगर 33 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 113। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 113/22 घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 113/22 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।